विद्यार्थियों, आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नाम है इसका रैखिक नियत संबंध। रैखिक नियत संबंध जो है उसके लिए आप बुक निकाल के रखिए, क्योंकि आज का दिन सिर्फ थियरी का है। और थियरी है, चैप्टर का नाम अजीब सा है, थोड़ी बोरिंग लगेगी थियरी। थोड़ी सा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। मैं किताब में पढ़ता हूँ, विज्ञापन खर्च और बिक्री के बीच संबंध। विज्ञापन खर्च और बिक्री के बीच संबंध है, लेकिन अगर हमको विज्ञापन खर्च इतने करोड़ करने पर बिक्री कितने करोड़ होगी ये जानना हो तो सहसंबंध से नहीं जान सकते। तो ये है सहसंबंध की कमी, जिसके कारण हम नियत संबंध पे जाते हैं। फिर से कह रहा हूं, सहसंबंध से दोनों चलों के बीच का संबंध जान सकते हैं, लेकिन एक चल की दी हुई कीमत पर से एक चल की दी हुई कीमत पर से दूसरे चल की कीमत का अनुमान नहीं कर सकते। किसमें नहीं कर सकते? सहसंबंध। ये सहसंबंध की मर्यादा है, और इसके लिए हमको चाहिए नियत संबंध। उसके नीचे आ जाइए, रैखिक नियत संबंध मॉडल पे। रैखिक नियत संबंध मॉडल में कार्य कारण के संबंध से जुड़े दो चलों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करने वाले सांख्यिकी मॉडल को नियत संबंध मॉडल कहते हैं। मतलब दोनों चल जो है कार्य कारण से जुड़े होने चाहिए। अब दो चल में यहां पे एक के कारण दूसरे के कार्य में, यानी कि कारण स्वरूप, और दूसरा चल है कार्य स्वरूप। कारण स्वरूप यानी जिसके कारण परिवर्तन होता है, एक्स। कार्य स्वरूप यानी कि वाई। इसको बोलेंगे निरपेक्ष, इसको बोलेंगे सापेक्ष, इसको बोलेंगे स्वतंत्र, इसको बोलेंगे आधारित, इसको बोलेंगे एक्स, और इसको बोलेंगे वाई। अब ध्यान ये रखना है कि सहसंबंध में हम किसी को भी एक्स मान लें, किसी को भी वाई मान लें, चूंकि दोनों के बीच का संबंध जानना है तो कोई असर नहीं होती, कोई जवाब पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नियत संबंध में आप ये मिस्टेक नहीं कर सकते। बड़े प्रश्न में कभी कभी सीधे सीधे लिखा होता है एक्स वाई, तब तो समस्या नहीं है। लेकिन अगर हिंदी में लिखा है वर्षा और चावल की उपज, तो आपको नक्की करना है एक्स कौन है, वाई कौन है। जो परिवर्तन करता है इसको कहते हैं परिवर्तन करता, और इसको कहेंगे
परिवर्तन होता। तो जिसमें परिवर्तन होता है वो y, जो परिवर्तन करता है वो x, वही स्वतंत्र, वही निरपेक्ष। अब छोटे प्रश्न में भी कभी कभी पूछा जाता है कि स्वतंत्र इसमें निरपेक्ष कौन है, सापेक्ष कौन है। आपको ध्यान से समझना, जो परिवर्तन करे वो निरपेक्ष, वो स्वतंत्र, वो परिवर्तन करता, और जिसमें परिवर्तन हो वो सापेक्ष, वो आधारित। जैसे विज्ञापन खर्च और बिक्री, तो यहाँ पर x होगा विज्ञापन खर्च और y होगा बिक्री। जैसे वर्षा और चावल की उपज, x होगा वर्षा, y होगा चावल की उपज। उसके बाद नीचे आ जाइए, नियत संबंध मॉडल लिखा हुआ है नीचे, आप देखिए y बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू। अब ये चैप्टर से इसका सिर्फ इतना ही फर्क है कि आपको इतना ही लेना देना है कि एक नंबर में पूछा जाए कि नियत संबंध मॉडल लिखो, तो y यानी सापेक्ष चल, x यानी निरपेक्ष चल, अल्फा और बीटा अचलांक, और u यानी मॉडल की त्रुटि या विक्षेप। पन्ना पलटेंगे, जब दोनों चलों में संपूर्ण सहसंबंध होगा तो ये जीरो हो जाता है। पीछे लिखा हुआ है सर अल्फा प्लस बीटा एक्स। उसके नीचे के पैराग्राफ में आइए, दो संबंधी चलों के बीच गाणितिक या फलनात्मक रेखीय संबंध कि जिसके द्वारा निरपेक्ष चल की किसी दिए गए मूल्य हेतु अनुरूप सापेक्ष चल y का अनुमान किया जा सके, रैखिक नियत संबंध। ये जो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा, अब मैं एक बार इसको समझाता हूँ, फिर ख्याल आए। दो चल होते हैं x और y, एक होता है निरपेक्ष, दूसरा होता है सापेक्ष। तो निरपेक्ष चल की दी हुई कीमत पर से सापेक्ष चल की कीमत का अनुमान लगाया जाता है, जिसकी मदद से उसे रैखिक सहसंबंध, रैखिक नियत संबंध कहते हैं। अब आप व्याख्या पढ़ोगे तो आपको व्याख्या समझ में आ जाएगी। इसके बाद इसकी दो विधियां हैं नियत संबंध। पहली है विकीर्ण आकृति की पद्धति और दूसरी है न्यूनतम वर्ग की विधि। याद करो, सहसंबंध में तीन विधि थी, इसमें दो विधि है, एक है विकीर्ण आकृति की और दूसरी न्यूनतम वर्ग की विधि। न्यूनतम वर्ग यानी जिसमें हमें प्रश्न गिनना है। विकीर्ण आकृति एक थियरी का पोर्शन है जिसको मैं अभी जल्दी से समझा के खत्म कर रहा हूं। तो अब हम सीखेंगे विकीर्ण आकृति, जो कि आपको वहां पे उसी पेज के नीचे दिख रही है। विकीर्ण आकृति में दो कॉलम होते हैं, x और y, और दोनों के जो बिंदु होते हैं x और y पर से बिंदु लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने विकीर्ण आकृति बनाई, यहाँ y और यहाँ x, और ये बिंदु है इस तरह से, इस तरह से। अब हमें क्या होता है, यहाँ से x, यहाँ से y, एक जोड़ी, इस तरह से यहाँ से x, यहाँ से y, ऐसे दूसरी जोड़ी, ऐसे हर जोड़ी का एक बिंदु लगाया जाता है।
सब बिंदुओं के नजदीक से एक रेखा खींची जाती है। ये रेखा अनुमान से खींची जाती है और ये रेखा को कहते हैं विकीर्ण आकृति की पद्धति से खींची गई नियत संबंध रेखा। और इस पर से x की दी हुई कीमत से y की कीमत का अंदाजा किया जाता है। पर इस पद्धति की मर्यादा ये है कि जैसे किसी को लगा कि ये रेखा जाता है और किसी दूसरे को लगा कि नहीं ये रेखा जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे x है, इधर x है 50, अब ये ऊपर गए तो इस रेखा पर y आ रहा है 30 और इसी पे इस रेखा पे y आ रहा है 35। तो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग रेखा होने से अंदाजा गलत होता है। ये विकीर्ण आकृति की मर्यादा है। बाजू के पेज पर न्यूनतम वर्ग की विधि को थियरी की मदद से समझाया हुआ है कि हर जोड़ी का एक बिंदु लिया जाएगा और उन बिंदुओं के ज्यादा से ज्यादा नजदीक से एक रेखा खींची जाती है। उस रेखा को कहते हैं विकीर्ण आकृति की मदद से खींची गई रेखा और उसका अनुमानित मूल्य होता है y के बराबर a प्लस बी एक्स और उस पर से x की दी हुई कीमत पर से y की कीमत का अंदाजा निकाला जाता है। मैंने पहले ही कहा कि थोड़ी बोरिंग है थियरी। इसके बाद आते हैं त्रुटि। त्रुटि कहते हैं एरर, एरर कहते हैं एरर यानी ई कहते हैं y की वास्तविक कीमत और y की अनुमानित कीमत त्रुटि कहते हैं। त्रुटि अगर रेखा के ऊपर हो तो धन होगी और रेखा के नीचे हो तो ऋण होगी और बिंदु पे हो तो शून्य होगी। त्रुटि क्यों शून्य होगी? अभी मैंने बताया अगर रेखा पे है तो दोनों इक्वल होगा तो त्रुटि होगी 0। अब ये विकीर्ण आकृति यहाँ पूरी हो गई और हम इस तरह से रेखा खींचते हैं जिससे कि त्रुटि के वर्गों का योग न्यूनतम आए। त्रुटि के वर्गों का योग न्यूनतम आए यानी क्या? सिग्मा ई स्क्वायर त्रुटि के वर्गों का योग न्यूनतम आए, इस तरह से खींचा जाता है। इसलिए दूसरी पद्धति का नाम है न्यूनतम वर्ग की विधि। इसके अंदर अल्फा बीटा इसी रेखा पर से निकाले जाते हैं जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हम सीखेंगे ये त्रुटि के लिए। ये हमारा सूत्र है y के बराबर a प्लस बी एक्स। इसके लिए हमको a खोजना पड़ेगा। a होगा y बार माइनस बी एक्स बार। इसके लिए हमको 2-3 चीजें खोजनी पड़ेगी। x बार तो हम जानते हैं सिग्मा x बटे n, y बार हम जानते हैं सिग्मा y अपॉन n। अब आता है बी का सूत्र। तो जैसे पिछले चैप्टर में बी के बड़े प्रश्नों में 3 सूत्र थे, इसमें भी बी के 3 सूत्र होंगे। यानी कि हमको x बार खोजना, y बार खोजना, b खोजना, a खोजना, y कैप खोजना और फिर यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में दिया हो तो रख के y कैप खोजना। तो ये हुआ न्यूनतम वर्ग की विधि। इसके प्रश्न हम अगली बार चलाएंगे। आज मैंने आपको सिर्फ विकीर्ण आकृति की पद्धति बताई, फिर से बता देता हूँ। विकीर्ण आकृति में क्या होता है, x और y की जोड़ियों पर से बिंदु लगाते हैं, फिर अंदाज से एक रेखा खींचते हैं। कोई भी व्यक्ति रेखा खींच सकता है और उस पर से x की कोई कीमत से y की कीमत का अंदाजा लगाया जाता है। आपको
इसके अंदर अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग रेखा होने से अलग अलग आता है। आपको होमवर्क करना है। बी का 1 3 4 5 और डी का इतना होमवर्क आपको करना है। और अगली बार हम सीधे चैप्टर पे चलेंगे, प्रश्न पे चलेंगे, जिससे आपको चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्ट हो जाए। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि सहसंबंध जो है उसके लिए पेज नंबर 107 उसके सूत्र सारे के सारे टोटल 8 सूत्र है। 8 सूत्र एकदम कंठस्थ मुंह जबानी होने चाहिए। और ध्यान रहे सारे सूत्र मुंह जबानी होंगे तो वो जो बड़े प्रश्न के तीनों सूत्र हैं उन्हीं पर आधारित इस चैप्टर के सूत्र होंगे। इसलिए आपको तभी मजा आएगा। तो अगली बार जब मैं आऊं तो मैं आपसे सूत्र पूछूंगा जो आपको बोलना आना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ये जो होमवर्क दिया इसको कंप्लीट करके रखेंगे। धन्यवाद।